प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम सभी बेबी हालदार जी की रचना आलो अधारी के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम दो भागों में देखा, उसके प्रथम भागों में हमने देखा उसके जीवन कैसे संघर्ष से बीत रहा था। उसकी पति ने उसे छोड़ दिया था कि स्त्री जो आज भारतीय समाज की स्त्री है, अगर पति के अभाव में वो कितनी विवश होती है, कितनी खतरनाक स्थिति होती है, जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाए और भी बच्चों के साथ तो कितना। लेकिन कहीं ना कहीं समस्या है तो इस पर समाधान भी देते हैं। उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और उसे नए काम जो मिलते हैं जिन्हें वो तातूस करते हैं, अपनी लड़की जैसा उसे मानते हैं और उसका ख्याल करते हैं। उसके बच्चों का नाम स्कूल में लिखवा दिए हैं ताकि वो अध्ययन की मुख्य धारा से जुड़ सके। कहीं और काम करने के बारे में विचार करते हैं, फिर भी मना कर देते हैं। एक दिन कापी किताब की सफाई हो रही थी, किताब थी, वो सोचती थी इतनी किताबें कौन पढ़ती है। तब उन्होंने जिज्ञासावश पूछा था, तुम कितनी पढ़ी हो? तो बेबी हालदार ने बताया कि मैं 7वीं तक ही पढ़ी हूँ। तब उन्होंने फिर सोचा कि न बताएं, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अगले दिन वो मुझे देखकर हंसने लगे और उनके चेहरे पे, यहीं से पढ़ना है पेज नंबर 28 से, उनके चेहरे पे हर समय हंसी रहती है। हंसना ईश्वर का अनुपम उपहार है। देखिए, तमाम विचारकों ने कहा है कि हंसना एक बहुत बड़ी बात है और योग सिद्धांत में भी ये बताया गया, योग के में भी कि एक योग की प्रक्रिया है जोर जोर से हंसना। एक हास्य व्यंग कवि ने लिखा था कि अस्पताल के गेट पे लिखा हुआ एक व्यंग था कि अगर हंस लिया होता मिलकर यारों के साथ तो आज हृदय न खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो कहीं कहीं बात सार्थक है। अगर हंसना ही अपने आप में एक पूर्ण सार्थक व्यायाम है, एक्सरसाइज है, तो हंसना एक ईश्वर का अनुपम उपहार है। देखकर लगता था कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। गुस्सा बहुत खतरनाक चीज होता है। कभी भी हमें गुस्सा किसी भी चीज पे नहीं करना चाहिए। बोलते भी थे बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीरे धीरे बोलते थे। उन्हें देखकर मुझे श्री राम कृष्ण याद आते थे। जब मैं उनसे बातें करती थी तो आंसू उठने की इच्छा। कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, जिससे बात करें, बात का ही प्रभाव बहुत अच्छा होता है। वह उनसे लगता है कि कुछ चीज़ें जीवन में सीखने को मिलती। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे दूर से करो सलाम, यानी ऐसे गज से हजार गज, यानी हाथी से 1000 फीट पे रहना चाहिए और दुष्ट से कई हजार की गज पे रहना। गज से 1000 गज, दुष्ट से कई हजार गज, हाथी से 1000 जो है गज पे दूरी पे रहना चाहिए और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे कई हजार की दूरी पे रहना निश्चित तौर पे अनिवार्य होता है। एक बार मैं बातें शुरू नहीं हुई और इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगे। मैं तातूस के पास खड़ी होकर यही सोच रही थी कि हठात बोले, बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? तुम बचपन में पढ़ी हो, तमाम कविताएं हम पढ़ते हैं, याद रहता है। जैसे झांसी की रानी कविता थी, बुंदेले हर बोलूं के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। मैंने उनकी ओर हंसते हुए झट से कहा, हाँ कई तो हैं, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, ये सब बंगाल के लेखक हैं। शरद चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन सब लोगों के नाम लिए, पता नहीं क्यों। तातुस मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे आश्चर्य से देख रहे थे, जैसे विश्वास नहीं हो रहा था। 7वीं तक पढ़ी थी और इतने अधिक राइटरों के, लेखकों के नाम को कितने बेबाकी ढंग से बता रही थी। मुझे आश्चर्य से देखने लगे, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं रहा। कुछ क्षण बाद बोले, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है? क्योंकि शौक देखिए ईश्वर का बड़ा अनुपम उपहार है, क्योंकि शिक्षा बड़ा नीरस होती है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। इसीलिए वो कह रहे थे कि तुम्हारा पढ़ने लिखने में तुम्हारा शौक है कि नहीं। मैंने कहा, शौक होने से क्या होता है? क्या हर चीज़ें किसी की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं? जिम्मेदारियां, पढ़ने लिखने का समय नहीं, अब क्या होने से रहा? उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझे को देखो, मैं अभी तक पढ़ता हूँ। देखिए, लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो जीवन पर्यंत होती है, कभी भी बंद नहीं होती है। कहते देखो मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, ये होना चाहिए, क्योंकि कुछ जानकारियाँ जो अपडेट होती हैं, नई जानकारियाँ होती हैं, उनको हम कैसे जान पाते हैं, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता नहीं था कितनी किताबें क्यों रखी है, मैं पढ़ सकता हूँ, तुम क्यों नहीं पढ़ सकती हो? उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ले जाकर उन्होंने अलमारी से भरी एक किताब निकाली और कहा, बताओ क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा, पढ़ तो ठीक लूँगी, फिर सोचा कोई गलती हो गई तो, कोई गलत लिख दी, फिर मैं क्या था, मैं सोचा कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता है,
अगर कोई गलत हो गया, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं किसी के सामने हम अकेले कोई चीज़ व्यक्त करना है, कोई गीत गाना है, तो आप बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन लोगों के बीच में कुछ व्यक्त करना है तो काफ़ी कठिनाई का अनुभव होता है। तातुस मेरे मुंह की ओर देखे जा रहे थे, उन्होंने कहा पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो। मैंने बोल ही दिया था, अमार माए बेला, अमार में बेला तस्लीमा नासरीन। तातुस बोले तुम यही सोच रही हो ना, कहीं गलती हो जाएगी। मैं हंसने लगी। वो बोले तुम किताब ले जाओ और घर पे समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज उनमें से 1-2 पेज करके पढ़ने लगी। देखिए स्वाध्याय बिना प्रगति नहीं होती है, पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठ जाती तो आसपास देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते थे। देखिए कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग टिप्पणी जरूर करेंगे, लोगों की फितरत है, लोगों की आदत है। वो भी एक नौकरानी होकर अगर अध्ययन करे, लेकिन इतिहास गवाह है तमाम रिक्शा चालक के लड़के रिक्शा चलाकर भी लोग तमाम उच्च परीक्षाओं को पास किए, वर्क करके तमाम उच्च परीक्षाएं पास किए हैं। एक तमाम घटना आई, जो पुलिस की जॉब कर रहे थे, उन्होंने बड़े साहब ने उनसे कहा था चाय लेकर आवे, और तब तक सोच रहे थे पेपर पढ़े, लेकिन पेपर में उस व्यक्ति का नाम देखा जो चाय ला रहा था, वो खुद ही उच्चाधिकारी बन गया था। काफ़ी स्थितियाँ बेहल कर देती है, समाज में सोचने को मजबूर कर देती हैं कि आज भी ऐसी चीज़ें हैं कि कई भी व्यक्ति को कम नहीं आंका जा सकता, कोई व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है। कमज़ोर अगर हम किसी को समझते हैं तो हमारी सोच कमज़ोर होती है, व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता है। थोड़ी देर दूर होने लगी, किताब पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन पूछा तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ रही हो कि नहीं। कहते हैं कि पढ़ना कुछ भी आदतें, अगर कोई भी काम अगर पढ़ने की आदत हॉबी हो जाए, किसी को क्रिकेट खेलने की आदत होती है और किसी को जो है गेम इंडोर आउटडोर गेम, किसी को गीत गाना की आदत, लेकिन पढ़ने की हॉबी बहुत ही अच्छी होती है। समझना मेरा एक काम है। मैंने पूछा कौन सी चीज़। तातुस ने अपने लिखने की टेबल से ड्रा से एक पेन और कापी निकाली और बोले कि तुम अपने जीवन से कुछ भी चीज़ें हैं, कुछ भी लिखना, तुम कापी में लिखो। लिखने से तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। और संभालने के बाद से अब तक जो तुम्हें जो भी चीज़ें याद हैं सब लिख डालो। इस कापी में रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कापी हाथ में लेकर सोचने लगी, इसका तो कोई ठिकाना नहीं, मैं क्या लिखूंगी और कितना गलत होगा कितना सही होगा। तातुस ने पूछा क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी। मैं चौंक पड़ी, फिर बोली सोच रही हूँ लिख सकूंगी या नहीं। वो बोले जरूर लिख सकूंगी, क्यों नहीं लिख सकूंगी, जैसे बने वैसे लिखना। इफ़ यू थिंक यू कैन यू कैन यू कैन। अगर आप सोचते हैं कि हम किसी कार्य को कर सकते हैं तो निश्चित ही आप वो कार्य को कर सकते हैं। हिम्मतें इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास साहस है, हिम्मत है, तो दुनिया में बहुत सारे काम को कर सकते हैं। पेन और कापी लेकर मैं घर गई और उसी दिन से 1 पेज रोज लिखने लगी। लिखते और किताबें भी पढ़ती थी। सवेरे काम पर आती तो तातुस पूछते थे कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो बहुत खुश होते थे और कहते थे तुम यदि रोज़ लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा और भी तुम्हारा सम्मान करूँगा अगर तुम कुछ लिखोगी। किसी दिन लिखते पढ़ते रात इतनी रात हो जाती थी कि आसपास के लोग एक नींद सो चुके होते थे। नींद टूटने पर देखिए सपने या कुछ ऐसे कार्य करने की तमन्ना हो। सपने वे नहीं होते हैं जो रात में सोने के बाद आते हैं, सपने वे होते हैं जो रात भर सोने नहीं देते। अगर किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं तो आप एकदम जी जान लगा देते हैं, और निश्चित तौर पे जब आप ऐसा करते हैं कि जब पीपल सेज दैट यू आर क्रेजी, तो आप सपोज करिए आप सफलता की अंतिम सीढ़ी पे हैं। जब लोग कहने लगे कि आप पागल हो गए तो निश्चित तौर पे आपको सफलता। तो कई लोग आसपास के सो जाते थे, फिर भी देखते थे कि ये जागकर कुछ न कुछ चीज़ें लिख रही होती है। तुम इतना क्या पढ़ती लिखती रहती हो। मैं कहती हूँ कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी, और फिर कुछ असुविधाएं थी जिनके कारण अपना भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी, क्योंकि कुछ असुविधाएं थी, शौचालय नहीं था, अन्य चीज़ें नहीं थी। समय यही सोचा करती थी कि इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी जहाँ पानी की सुविधा हो, बाथरूम की असुविधा न हो। चार घर के बीच में एक ही बाथरूम था। सवेरे कोई टॉयलेट के लिए घुसता था तो दूसरा घुसने के बाहर खड़ा रहता था।
कोई शौचालय के लिए बाहर जाना कभी कभी पड़ता था, लेकिन कोई चैन से वहाँ शौच भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सुअर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते थे। लड़के लड़कियाँ बड़े बूढ़े सभी के हाथ में पानी की बोतल लेकर शौच के लिए जाते। देखिए भारत की दशा थी, लेकिन सरकार के एक प्रयास से शौचालय घर घर में शौचालय बनवाया, ताकि स्वच्छ भारत हो और भारत में जो विदेशों में लोग भारत के बारे में सोचते थे वह सोच भी हो। और कई कई सरकार का ये प्रयास सफल भी रहा। मुझे पहले पूछा तुम जहाँ रहती हो वहाँ बाथरूम वाथरूम है कि नहीं, ऊपर एक बाथरूम है, तुम जब चाहो वहाँ नहा धोकर निपटारा कर सकती हो। उस दिन से सब करने के बाद मैं घर जाती थी। किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछती थी इतनी देर क्यों हुई। देखिए ये सामान्य नियम है समाज का। अगर वही कोई पुरुष कितना भी देर आता तो उस पर टिप्पणी नहीं होती, लेकिन एक कौन लेट आ रहा है, एक महिला लेट आ रही है, उस पर तमाम तरह की टिप्पणियाँ पूछी जाती है। भारतीय समाज है और लोगों का काम है, फितरत है कि दूसरों के बारे में विचार करना, अपने बारे में नहीं। मैं सोचती थी कि बात हुई मैं सारा दिन काम पर रहूं, लौटूं तो बेमतलब की बातें सुनने को मिले। मैं किसी की बादी किसी की गुलाम तो है नहीं, सुनना ही पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में नागा भी नहीं करती, फिर भी न जाने इतना दर्द क्यों लोग देते हैं, क्यों दर्द होता है। मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती थी तो लिखने पढ़ने बैठ जाती थी। कभी कभी सविता से जरूर मिलाती थी, वो पुरानी कोठी की एक सहेली थी। उसके यहाँ लौटने से कभी कभी देर हो जाती थी। सभी मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई अपराध करके लौट रही हूँ, क्योंकि महिला थी इसलिए। बाजार हाट करके भी जाना होता था। वो बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती थी रोज रोज तेरा स्वामी कहाँ है, तू अकेली रहती है, इतनी घूमने घामने की कोई ज़रूरत नहीं होती है तुम्हें, क्यों घूमती है अकेली रात में, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं सोचती हूँ मेरा स्वामी साथ नहीं है तो मैं कहीं घूम घाम नहीं सकती क्या? क्या स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है? क्या स्त्रियाँ किसी समाज में घूम नहीं सकती हैं? अरे जैसे पुरुष है वैसे स्त्री है, सबको अधिकार। लेकिन भारतीय समाज है, भारतीय समाज कुछ अलग विचार करता है। मुझे सब उनके होते हुए भी पाड़े के लोग यानी जो पड़ोस के लोग थे, न जाने क्या क्या बात सुनने को मिलती थी। जब उसी दिन बातों को लेकर मैं कुछ नहीं कहा तो मैं आंखें मूंद कर बंद चुपचाप रह जाती। क्या करती? अब व्यवस्था है, जब आप कुछ खामोश हो जाना, चुप रहना भी एक समस्या का समाधान होता है। ज़्यादा बोलना, अधिक बोलना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। कहाँ चुप रहना है ये भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। हमें कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कैसे फिर तोले फिर बोले, पहले तोले फिर बोले, इस शब्दों का क्या असर होगा, इस पर हम अगर विचार करके बोलते हैं तो निश्चित तौर पे अच्छे परिणाम होंगे। जब मेरे स्वामी के यहाँ सामने वहाँ लोगों के मुँह बंद नहीं होते थे, तो यहाँ बच्चों को लेकर मैं अकेली रहती हूँ तो तमाम तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। मैं अपना काम पे आती जाती थी तो आसपास के लोग एक दूसरे से बताते थे इस लड़की का स्वामी नहीं रहता था। जब अकेली आती जाती थी तो लोग चर्चा करके बताते थे यह अकेले भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है, दूसरे लोग सुनकर छेड़खानी करना चाहते थे। ये लोगों की आदत, फितरत, कुछ गलत मानसिकता के लोगों की आदत होती है, ऐसा काम करते हैं। कोई पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते, मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने के लिए कोई न कोई बहाना करके, बुद्धिमान थी ना, कोई न कोई बहाना करके बाहर निकल जाती थी। वह नादान नहीं थी इसलिए ऐसा काम करती थी। इस तरह मैं बच्चों के साथ कहीं जाती रहती थी तो लोग ज़बरदस्ती न जाने तरह तरह की क्या क्या बातें करते थे, कितनी सीटियाँ मारते थे, कितने ताने मारते थे, लेकिन मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उनसे बचकर निकल जाती थी। तातुस के यहाँ जब पहुँचती थी और बताते थे उनके किसी बंधु ने मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है तो मुझे खुशी हो जाती थी। सारे दर्द, सारे प्रकार की टिप्पणियों को मैं भूल जाती थी। जब तातुस मिलते थे मैं पूछती थी जो मैं लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, आप अपने शुभचिंतकों से। शुभचिंतक दो प्रकार के होते हैं, एक आपका शुभ चाहने वाले होते हैं, चिंतन करने वाले, एक आपका शुभ होते चिंता में पड़ जाते हैं, वो भी एक शुभ चिंतक होते हैं। मैं रास्ते में कहते हैं कि सब भूल जाती हूँ। तातुस के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में रहते थे, वो मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते थे। लोग उनकी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन पर मेरे संबंध में तातुस से पूछते थे कि आपकी वो जो नौकरानी है
कब पढ़ी है, इतनी बड़ी साहस का काम कर रही है, वो पठन पाठन का काम कर रही है, क्या वो लिख रही है, वो पढ़ रही है, तो काफ़ी खुशी भी मिलती है। देखिए जब कोई आप कार्य करते हैं तब आपको अगर उस कार्य में रिस्पांस मिलता है, उस काम में फीडबैक मिलता है तो काफ़ी अच्छा होता है। तो तातूस को लोग बताते थे कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और लेखिका जो है बेबी हालदार, उनको भी बड़ी खुशी होती थी क्योंकि एक कदम अच्छाई की ओर, क्योंकि वो कदम जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको एक कदम अच्छाई की ओर आप बढ़ जाते हैं। तो एक कदम अच्छाई की ओर बढ़ रही थी क्योंकि लेखन से जुड़ी थी, महान काम कर रही थी। लिखना तानना आसान नहीं है, जिंदगी बीत जाती है, लोग एक पंक्तियाँ भी नहीं लिख पाते हैं, और ये तो एक बड़ी बड़ी उपलब्धि थी उसके जीवन में, बड़ी कामयाबी थी उसके जीवन में जो लिख रही थी। तो इस तृतीय भाग में आपने इस तरह देखा कि अब उसका रवैया लेखन की ओर बढ़ रही है, लेकिन समाज की कुछ ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं जो लिखने पढ़ने को लेकर टिप्पणी करते हैं, उसके अकेलेपन होने का फायदा उठाते हैं, लेकिन उससे नहीं डर रही। तो ये तृतीय भाग की कहानी ये बताती है कि ऐसे हमें भी समाज से निडर होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो भाग में पुनः मुलाकात होगी। ओके बाय।